Hello children, today we will start the new lesson gravitation. Okay, so let's start. What is gravitation? The first thing everyone know about it already I explained. The force is required to produce a motion in any object. किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. A stone dropped from a height falls towards the earth because the earth exerts a force of attraction on the stone and pulls it down. किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवन स्टोन्स को छोड़ दो, कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट वो कभी भी नीचे की ओर फॉल्स करता है. क्यों? बिकॉज फोर्स जो अर्थ है ना वो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है. दैट्स वाई एनी ऑब्जेक्ट, इवन तुमने किसी बॉल को फेंका थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर फेंका, तो यू अप्लाइड अ फोर्स, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के तुमने बहुत ही ऊपर तक फेंका. बट अप टू रिच द मैक्सिमम हाइट अगेन दैट बॉल विल गो कम्स डाउन, वो नीचे की ओर आ जाएगा. वहाँ पे नीचे आने के लिए तुम्हें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक विल कम्स डाउन. तो वो क्यों नीचे आता है? बिकॉज देयर इज़ ए ग्रेविटेशनल फोर्स. वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और दिस फोर्स इज़ नॉट इन द स्पेस. ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस में नहीं रहता है. वहाँ पे अगर सपोज अगर कोई स्पेस में जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, एस्ट्रोनॉट, वो अगर किसी बॉल को फेंकेंगे, वो बॉल एयर में ही तैरता रहेगा, इस पे खड़ा रहेगा, वो नीचे नहीं आता है बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्पेस. लेकिन यहाँ पे हमारे अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाता है. So the force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of gravity. The gravitational force of earth is responsible for holding the atmosphere above the earth. हमारे जो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है वो क्यों है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, बारिश होती है क्यों? इसमें भी इसका रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, it is also the gravitational force of earth which keeps us firmly on the ground. जो हम ग्राउंड पे खड़े हैं आराम से, वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स. हर एक दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इजैक न्यूटन का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही है. अभी तक कई लोगों ने बहुत कुछ इन्होंने सर्च करी है, डिस्कवर किया है. ये भी उनका ही कहना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स. द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. वो जो दो फोर्स है जिसकी वजह से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं दो ऑब्जेक्ट, उससे ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स ने या उसे ग्रेविटी कहा है. If the masses of the objects are smaller, then the gravitational force between them is very small. अगर दो ऑब्जेक्ट है उनका मास बहुत ही कम है, जैसे कि दो स्टोन, सपोज मैंने दो स्टोन्स किए हैं, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन चूंकि वो मास उनका बहुत ही छोटा है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है. बट जो बोथ स्टोन्स है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. And if, however, one of the object is very weak, then the gravitational force becomes very large. तो अगर मैं अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट स्टोन्स की बात करूँ तो अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही काफ़ी बिगर ऑब्जेक्ट है, और स्टोन्स उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो वो हमें दिखाई देता है कि अर्थ ने उस स्टोन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, वो स्टोन्स नीचे गिर गया. बिकॉज इन दिस केस वन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड अदर इज वेरी बिग. The gravitational force or gravity is always a force of attraction between two objects. यहाँ पे अब तक जो मैंने बताया है you already studied in your previous classes, but now the new topic will start, gravitational force of constant. ये क्या है? This is new for you. और ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद करना पड़ेगा because lots of numerical will formed by applying this formula. So let's start. What is the gravitational force of constant? Just look here. There are two objects A and B and their masses are m1 and m2. And both two objects are separated by the distance r. इन दोनों के बीच का जो distance क्या है? It is considered to be a r. r को हमने consider किया है. Now just explain. Every body in the universe attract
every other objects with a force which is directly proportional to the product of their masses. Just look, जो फोर्स होते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So this thing you have to learn. जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि फोर्स जो मैंने अभी बताया है न्यूमेरिकली, अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल फॉर directly proportional, m1 and m2 which already I have seen you कि m1 एंड m2 क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी. तो ये फोर्स जो है m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मीन्स अगर मासेस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा. ऑब्जेक्ट जितने ही बड़ा होगा उनके मासेस जितने बड़े होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही अधिक होगा. And here in second cases, second equation, force inversely proportional to the r square means F proportional 1 by r square. यानी यहाँ पे inversely proportional है, means distance increases, force decreases. Is it clear? Again I explain it. फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के 1, यानी कि F proportional 1 by r square means distance, r indicates the distance, so distance increases, force decreases. ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, because in this case inversely है 1 by r square है. but here suppose ये डबल तो it will also double एंड यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, इसके इंक्रीज करने से ये डिक्रीज करेगा. नाउ वी कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2. अगर हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमारा क्या आता है, कांस्टेंट को हटाएंगे हम दोनों इक्वेशन के लिए. वी रिमूव द कांस्टेंट, देन एट द इसकी जगह पे हमारा एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल साइन को. व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन इन एनी फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन में तो वी ब्रिंग अ सम कांस्टेंट. तो मैंने इस प्रोपोर्शनल्स को हटा के एक कांस्टेंट आया, दिस इज जी. इसे ही क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो हमारा अभी इक्वेशन क्या आ गया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. फिर इससे हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं. अब इस इक्वेशन से तुम्हारा जी क्या निकलेगा, जी अभी तो मैंने निकाला F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, बट जी क्या निकलेगा, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. So in next video I will derive the formula for G and unit. What should be the unit of G? मैंने तुम्हें in previous video I already explained how to calculate the unit. So I hope कि you will try to calculate the यूनिट ऑफ जी. इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होना चाहिए तुम लोग ट्राई करना, ठीक है. सो इन ऑनलाइन क्लास आई विल आस्क अबाउट यू what will be the unit of gravitational constant. So okay, thank you.